हेलो बच्चों, एसके एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक नए प्रॉब्लम के साथ आए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में दैट इज द एंगुलर प्रोजेक्शन, उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि दो डिफरेंट एंगल्स के लिए जो रेंज है दैट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, वो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो हम यहाँ पे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का डायग्राम स्टडी कर लेते हैं कि दिस इज द वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। एंड दिस इज द ओरिजिन, जहां से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को, किसी ऑब्जेक्ट को एयर में जो है वो थ्रो किया है। सपोज ये हमने एक एंगल लिया है दैट इज थीटा, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों दैट इज यू। तो हमें पता है कि क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है वो एक पैराबोलिक पाथ कवर करता है, तो ये इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको हम आर के साथ डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज। तो बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज की जो वैल्यू होती है वो हमने ऑलरेडी इस आर्टिकल में प्रूव किया हुआ है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। तो बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया। g यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और g की जो वैल्यू होती है वो आप सभी को पता है दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपवर्ड मोशन के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और डाउनवर्ड मोशन के लिए जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि जो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की दो डिफरेंट ऐसी वैल्यूज होंगी, दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिसके लिए जो रेंज है वो सेम होगा बच्चों। ठीक है, अब रेंज सेम होने का मतलब क्या है कि मान लो हमने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल के साथ थ्रो किया, वो किसी पॉइंट पे आके फॉल करेगा। ठीक है, और अगर हम उसको किसी डिफरेंट एंगल के साथ थ्रो करें सेम वेलोसिटी से, तो वो हाइट ज्यादा कवर करेगा और उसका जो रेंज होगा बच्चों वो सेम होगा, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये हमने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो मैक्सिमम रेंज है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, कि जो प्रोजेक्टाइल है वो किस एंगल पे थ्रो किया जाए ताकि उसका जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो पहले हम मैक्सिमम रेंज की इक्वेशन को स्टडी कर लेते हैं। सो रेंज इज मैक्सिमम, रेंज बच्चों मैक्सिमम कब होगा, 2u स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u स्क्वायर, और ये जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दैट इज sin ट्वाइस ऑफ एंगल डिवाइड बाय g। तो बच्चों, r मैक्सिमम कब होगा, when sin 2 थीटा इज मैक्सिमम, क्योंकि u और g बच्चों कांस्टेंट है। सिर्फ हमारे पास हम एंगल की वेरिएशन को डिस्कस कर रहे हैं कि एंगल कितना होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज। तो हमें पता है sin 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, इस sin 2 थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो हमारे पास जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और हम सबको पता है कि जो sin थीटा है, साइन ऑफ एनी एंगल, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 थीटा है बच्चों वो 90 डिग्री के बराबर आ गया, बिकॉज जो 1 वैल्यू है वो किसके बराबर है, sin 90 के बराबर है। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहां से थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज 90 डिवाइड बाय 2, तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। तो ये रिजल्ट आपने याद भी रखना है कि जब हम थीटा 45 डिग्री से थ्रो करेंगे तो हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी रेंज की विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, सिंगल वैल्यू आएगी रेंज की विच इज द मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, दैट इज u² बाय g।
तो आर मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, आर मैक्सिमम u स्क्वायर बाय g विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से दो एंगल्स हैं जहां पे जो रेंज है वो सेम होगा बट एंगल्स जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। तो इसके लिए अब हम यहां पे दो केस डिस्कस करेंगे, केस 1, केस 2। तो मैं यहां पे डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं। तो मान लो बच्चों ये जो एंगल है वो हम मान लेते हैं अल्फा, और ये दूसरा केस है, ये एंगल हम मान लेते हैं बच्चों बीटा। ठीक है, एक एंगल हमने मान लिया अल्फा, एक एंगल बीटा मान लिया। यहां पे हम मान लेते हैं बच्चों कि जो अल्फा एंगल है वो 45 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि देखो हमने क्या कहा है कि 45 डिग्री के एंगल पे जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब दो एंगल कौन से होंगे, एक एंगल होगा 45 से ज्यादा और एक एंगल होगा 45 से कम। तो हम ये मान लेते हैं कि जो अल्फा एंगल है बच्चों वो 45 डिग्री से कम है, और वहीं जो बीटा एंगल है बच्चों वो 45 से ज्यादा एंगल है। ठीक है, तो यहां पे जो अल्फा वैल्यू है वो लेस देन 45 है लेकिन ग्रेटर देन 0 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है कि यहां पे ये जो एंगल है दिस इज 0 डिग्री, और जो अल्फा है वो 0 से जाहिर सी बात है बड़ा एंगल है और 45 से छोटा एंगल है। लेकिन यहां पे जो बीटा है बच्चों वो 45 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ठीक है, 90 से यहाँ पे ये छोटा एंगल है और 45 से बड़ा एंगल है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल ये x वैल्यू कम है। कितनी वैल्यू कम है, x वैल्यू, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 45 माइनस x। मतलब ये जो 45 एंगल है इससे कुछ वैल्यू कम होगी, और वो कुछ वैल्यू क्या है, सपोज 10 डिग्री वैल्यू कम है या 20 डिग्री कम है या 30 डिग्री वैल्यू कम है, कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं दैट इज x। और वही ये जो बीटा एंगल है बच्चों वो 45 से ज्यादा एंगल है। ज्यादा कितना होगा, ज्यादा तो हम मान लेते हैं x ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 माइनस x। ठीक है बच्चों, ये जो हमने अल्फा कंसीडर किया है, अल्फा का मतलब क्या है कि अल्फा एक ऐसा एंगल है जिससे हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, और हमने ये माना है कि अल्फा जो वैल्यू है वो 45 से कम है। कितनी कम वैल्यू है वो हम मान लेते हैं x वैल्यू कम है, और दूसरे केस में x वैल्यू ज्यादा है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 45 माइनस x हुआ, और यहां से बीटा की वैल्यू 45 प्लस x हुआ, प्लस x। तो यहां से 2 अल्फा क्या आ जाएगा, 2 अल्फा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस 2x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा 90 प्लस 2x। तो यहां से हमने बच्चों 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू निकाली। ये हमने क्यों निकाला वो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने 2 अल्फा और 2 बीटा की वैल्यू क्यों निकाली। अब देखो ये कहीं ना कहीं जाके गिरेगा, तो ये इसकी रेंज होगी दैट इज R1। ये भी कहीं ना कहीं जाके गिरेगा बच्चों ऐसे, तो इसकी रेंज होगी मान लो R2। तो बताओ R1 का फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। तो हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, जो R है हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी वैल्यू क्या है u स्क्वायर साइन ट्वाइस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय g। तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे हमारे पास एंगल अल्फा है तो ये बन जाएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। और यहां पे बच्चों क्या आएगा R2 इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर
साइन, यहां पे साइन की वैल्यू क्या है अल्फा और थीटा यहां पे क्या है अल्फा, यहां पे साइन बीटा कॉस बीटा डिवाइड बाय जी। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय जी, और यहां से R2 की वैल्यू क्या है बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 बीटा डिवाइड बाय जी। अब आप कहोगे कि ये 2 बीटा मैंने कैसे लिख लिया, तो हमें पता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसके बराबर है साइन 2 अल्फा के बराबर। इसी तरह 2 साइन बीटा कॉस बीटा किसके बराबर है साइन 2 बीटा के बराबर है। और अभी अभी हमने 2 अल्फा की वैल्यू और 2 बीटा की वैल्यू लिखी है, तो आप पहले सोच रहे होंगे कि हमने 2 अल्फा और 2 बीटा क्यों निकाला, तो हमने इसीलिए निकाला क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए R1 क्या आएगा, R1 आएगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा की वैल्यू यहां पे रखेंगे 90 माइनस 2x डिवाइड बाय g, और यहां पे R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 90 प्लस 2x डिवाइड बाय g। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको आइडेंटिटी याद हो दैट इज साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में उसका जो आंसर होता है दैट इज cos थीटा cos 2x डिवाइड बाय g। और यहां पे अगर करेंगे तो R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर, यहां पे देखो यहां पे भी साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू भी सेम होती है बच्चों दैट इज cos 2x डिवाइड बाय g। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए इसके लिए। तो यहां से हमें दिख रहा है कि जो R1 है और R2 है, मतलब जब हम अल्फा एंगल से फेंकेंगे जो कि 45 डिग्री से कम है और बीटा एंगल से फेंकेंगे, ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे स्पेस में, ठीक है, जो कि 45 डिग्री से ग्रेटर एंगल से है, तो दोनों के लिए जो रेंज की वैल्यू आई बच्चों वो देखो सेम आई है u स्क्वायर cos 2x by g, u स्क्वायर cos 2x by g। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स कौन से हैं जिसके लिए रेंज की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि वो दो एंगल कौन से होंगे, वो दो एंगल कौन से होंगे, तो हमेशा याद रखना है वो दोनों एंगल्स जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अगर एक एंगल सपोज थीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा, मतलब अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा बच्चों, दूसरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री है दूसरा एंगल 45 डिग्री होगा, अगर एक एंगल 70 डिग्री है तो दूसरा एंगल 20 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों एंगल का जो सम है बच्चों वो 90 डिग्री आना चाहिए। मींस अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हो तो उसका जो रेंज आएगा वो सेम आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर फ्रिक्शन कह लो या एयर रेजिस्टेंस कह लो, इसको हम यहाँ पे बच्चों निगलेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम एयर फ्रिक्शन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो हो सकता है कि जो रेंज है वो डिफरेंट आए, ठीक है, या हो सकता है कि जो उसका मैक्सिमम हाइट है वो भी फ्लक्चुएट करे। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमारे पास एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस नहीं है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मोशन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल मोशन वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब इस जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं
उसमें मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम जो आती है वो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में आती है। तो इसके लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है उसका जो बेसिक्स है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जो आपके 10th स्टैंडर्ड की जो आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, या 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक रूल होता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन के फॉर्मूले या कोसाइन के फॉर्मूले, उसके जो इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट सिस्टम है कि किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसका कांसेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तब इस टाइप के क्वेश्चन को हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसी तरह की और प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।